Hello dear students, how are you? I hope you all are well and doing perfect. So today we will continue our series on sexual reproduction in flowering plant. In today's lecture we will discuss about endosperm, its development and the different types of endosperm. Also we will discuss seeds and fruits. So without ado, let's start our today's lecture. So first topic that we are taking up is endosperm. The first topic that we are taking up is endosperm. So what is endosperm? सबसे पहले तो ये समझना है अपने को. एंडो वर्ड का मीनिंग हम लोग अगर समझें तो हमें पता है एंडो वर्ड मीन्स समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद इनसाइड और इंटरनल, एंड स्पर्म इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद सीड इन बॉटनी. बॉटनी स्पर्म इज सीड. सो जब हमने ये एंडोस्पर्म टर्म को ब्रेक किया तो हमें ये पता चल गया कि ये कोई तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज फाउंड इनसाइड द सीड. सो एंडोस्पर्म it is a tissue. Endosperm is a tissue. Tissue means it is a group of cells. ये कई सारे cells का group है. Then it is present inside seed. ये seed के अंदर प्रेजेंट होता है. नॉट ऑल सीड्स, हर सीड के अंदर नहीं, बट ये मिलेगा तो सीड के अंदर ही. देन सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर यूटिलाइज्ड by developing embryo as food. तो जो एंडोस्पर्म के सेल्स हैं, एंडोस्पर्म एक टिश्यू है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो जो सेल्स हैं एंडोस्पर्म के वो खाने के जैसे काम में आते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के. तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये फीड का काम करता है, फूड का काम करता है, हम बोल सकते हैं. देन एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू. ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है. दैट मीन्स इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं सभी की प्लॉइडी क्या है, 3n है, ट्रिप्लॉइड है. ठीक, तो अब इतनी बातें हमने समझ ली, तो इस फ्लो चार्ट को भी हम देखते हैं. तो जब डबल फ्यूजन होता है तो वहां पे एक इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. तो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? तो ट्रिपल फ्यूजन इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट, सेकेंड male gamete with secondary nucleus, with secondary nucleus. So it is fusion of second male gamete with secondary nucleus.
ठीक है. एंड वी नो दैट द प्लॉइडी ऑफ द सेकेंड मेल गैमीट या मेल गैमीट इज हैप्लॉइड and the ploidy of secondary nucleus is 2n, but we write it as n plus n because in secondary nucleus what actually is there is the two polar nuclei. दो polar nuclei fuse करते हैं और secondary nucleus बनता है. So triple fusion is the result of fusion between, it is a fusion between second male gamete and secondary nucleus, and the result of triple fusion is what is called as PEN or PEC. PEN stands for primary endosperm nucleus and PEC stands for primary endosperm cell. तो PEN stands for primary endosperm nucleus and PEC stands for primary endosperm cell. तो ट्रिपल फ्यूजन से ये जो भी बनेगा उसकी जो प्लॉइडी होगी दैट इज ट्रिप्लॉइड. नाउ दिस ट्रिप्लॉइड cell or nucleus will perform repeated mitotic division to form a tissue which is called as endosperm. ठीक, तो अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो ये एक टिश्यू है. एंडोस्पर्म इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर ग्रुप ऑफ सेल्स which is in the hierarchy of PEN और PEC. तो इसी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो सभी एक ही ओरिजिन के हैं. फंक्शन भी क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो खाना खिलाना. तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स इससे बनेंगे दे आर कॉल्ड टिश्यूज और उसी टिश्यू को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म. ठीक है, तो एंडोस्पर्म इज बेसिकली अ न्यूट्रिशियस टिश्यू. इट इज बेसिकली अ न्यूट्रिशियस tissue. It is basically a nutritious tissue. In every cell in this tissue will be triploid. So the nature of endosperm is referred to as triploid in case of angiosperms. ठीक है, तो ये है एंडोस्पर्म क्या होता है और ये है एक रफ आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. तो 3 तरह के एंडोस्पर्म्स हैं. एक है सेलुलर एंडोस्पर्म, तो एक को बोला जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, and the third one is known as Hillobial endosperm. Third one is known as Hillobial endosperm. And these 3 types of endosperms, they are classified based on the type of mitotic division that occurs for their development. तो अगर कभी मान लो ऐसा पूछा जाए कि ये 3 टाइप जो एंडोस्पर्म के हैं इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया है, तो आप याद रखें कि इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन किस तरह का हो रहा है उसके बेसिस पे डिवाइड किया है एंडोस्पर्म को 3 टाइप में. बहुत ही आसान है, चलिए इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं. तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म से शुरुआत करें. ठीक है, समझने की. देखिए, मान लेते हैं कि भाई ट्रिपल फ्यूजन हो गया. ठीक है, ऐसा मानते हैं कि भाई ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है और हमारे पास आ गया है क्या? पेन
और पैक। ठीक, और ये सब कहां हो रहा है? ये सब हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो लेट्स सपोज दैट दिस इज ए एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, ऐसे सपोज करें। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में ये आप एज्यूम कर लें माइक्रोपाइलर एंड है, और यहां पे आप सपोज कर लें चलाजल एंड है। ठीक, अब देखें कि भाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है वो जाइगोट पाया जा रहा है जो डेवलप करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, जाइगोट रिजल्ट बाय द फ्यूजन सिनगैमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक से जाइगोट बना है तो दूसरे से मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि ये बना है अपना पेन एंड पैक। तो ये जो सेल बना है ट्रिपल फ्यूजन से, इस सेल को हम लोग बोलते हैं पैक, और ये जो न्यूक्लियस बना है ट्रिपल फ्यूजन से, इस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं पेन। ठीक है, तो अब क्या होगा? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट रियली हैपेंस इज दिस पैक, ये जो पैक है ये अंडरगो करता है सेलुलर टाइप के डिविजन्स। ठीक है, अंडरगो जो पैक है इट अंडरगोज सेलुलर माइटोटिक divisions. It undergo cellular mitotic divisions. So what is a cellular mitotic division? तो cellular mitotic division is a normal mitosis that we read, जो हम normal mitosis read करते आए हैं वही होता है, जिसमें हर बार जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके जस्ट बाद वॉल फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो इट इज दैट सिंपल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो सेलुलर माइटोटिक डिवीजन एक्चुअली में क्या होता है अगर मैं बता दूं यहां पे आप लोगों को, तो इसमें क्या होगा? एवरी टाइम कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी हर बार यहां पे जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसके जस्ट बाद उस न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल भी बन जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखिएगा, मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश करता हूं डायग्राम के जरिए। लेट सपोज दैट दिस इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एंड ऑन द माइक्रोपाइलर एंड इज जाइगोट विच हैज स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो। तो ये जाइगोट है जो कि एम्ब्रियो में डेवलप करना स्टार्ट कर चुका है। सो दिस इज अवर डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट इज अवर डेवलपिंग embryo, and let's say that the development of our endosperm has already begun। तो ये जो पेन और पैक था इसने डिवाइड किया, एक और सेल बना, फिर उन्होंने भी डिवाइड किया, और सेल्स बन गए। और जब भी सेल डिवाइड हो रहा है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और फिर उसके अराउंड सेल बन जाती है। न्यूक्लियस डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, न्यूक्लियस डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, न्यूक्लियस डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो हर बार जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो उसके अराउंड सेल वॉल भी बन रही है, यानी सिस्टमैटिक ढंग से काम चल रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है वैसे वैसे सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो रही है। एवरी टाइम व्हेन कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, साइटोकाइनेसिस इज आल्सो टेकिंग प्लेस। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, पेन और पैक से डिवाइड होते चले जा रहे हैं सेल्स, और खूब सारे सेल्स यहाँ पे बन चुके हैं। और ये पूरा जो आपको बल्क ऑफ सेल्स दिख रहा है, जो मास ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर constituting a tissue which is called as endosperm। तो ये जो आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, this is your
सेलुलर एंडोस्पर्म। ये है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, दिस इज योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जो कि आपको किस तरह से मिलता है, जब सेलुलर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तब। तो आपको इस एंडोस्पर्म में बहुत सारे सेल दिखाई देंगे। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। तो अब जो अपना कोकोनट होता है, ठीक है, कोकोनट जो होता है उसका जो वाइट पोर्शन है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, एडिबल पार्ट, दैट इज एक्चुअली द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो वो जो हम खा रहे हैं वो एक्चुअली पार्ट है, वो एक्चुअली क्या है, वो एंडोस्पर्म है। और कौन से टाइप का एंडोस्पर्म है वो, तो इट इज अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू the another type of endosperm, that is nuclear endosperm, that is nuclear endosperm। तो nuclear endosperm में क्या होगा, again the triple fusion, the development of nuclear endosperm will again start with triple fusion। तो भैया ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, पेन और पैक, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और पैक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्लॉइडी 3n होती है। अब लेट्स सपोज सेम चीज, एम्ब्रियो सैक, जाइगोट। जाइगोट रिजल्ट होता है किससे, फ्यूजन सिनगैमी से। एंड ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ है, क्या बना, पेन और पैक। ठीक, अब क्या होगा, इसी पेन और पैक में पहले स्टार्ट होंगे न्यूक्लियर डिवीजन्स, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स। ठीक, तो इट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स क्या होते हैं, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स वो डिवीजन्स हैं जहां पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जाता है और उसके अराउंड वॉल्स नहीं बनते शुरुआत में। ठीक है, उसके अराउंड वॉल्स नहीं बनते हैं शुरुआत में। तो आप क्या देखेंगे, इसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे। तो पहले खूब सारे एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन जाएंगे, सेल्स का फॉर्मेशन शुरुआत में नहीं होता है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, हालांकि पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है। तो इट इज ओनली कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो कैसी पिक्चर बनेगी देखते हैं। ये अपना डेवलपिंग एम्ब्रियो जो डेवलप करना स्टार्ट कर रहा है। और अपने पेन और पैक में कौन से डिवीजन स्टार्ट हुए बच्चों, तो अपने पेन और पैक में जो डिवीजन स्टार्ट हुए हैं वो डिवीजन्स हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, और कोई भी सेल नहीं बनेगा अभी। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स हो रहे हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज तो हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा। ठीक है, सेल वॉल फॉर्म नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारे क्या बन गए, ये बहुत सारे बन गए एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये बहुत सारे क्या बन चुके हैं, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। हर एक न्यूक्लियस की प्लॉइडी कितनी होनी है यहाँ पे, तो 3n होनी है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, तो ये
नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा कि न्यूक्लियस अरेंज एट बाउंड्री, जो न्यूक्लियस हैं वो बाउंड्री पे अरेंज हो जाते हैं, एंड देन साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस फाइनली यहां पे होती है। फिर साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन एट द अल्टीमेट लेवल, आखिरी में क्या होगा वो देखते हैं एक बार। ये अपना डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है। अब देखिए सभी न्यूक्लियस बाउंड्री पर अरेंज हो गए, ये सभी न्यूक्लियस बाउंड्री पर अरेंज हो चुके हैं। और अब इनके अराउंड होगा वॉल फॉर्मेशन। ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पे वैक्यूल जैसा कुछ तो रहेगा, मैं तो अलग कलर से बना देता हूं इसको, जिससे आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ कुछ वैक्यूल जैसा रह सकता है, और डिविजन्स होंगे तो ये भी फिलअप हो जाएगा। ये वैक्यूल जैसा कुछ तो है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये है डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें इस तरीके का डेवलपमेंट प्रोसेस होगा एम्ब्रियो में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक। और आप देख रहे हैं फाइनली ये भी सेलुलर एंडोस्पर्म के जैसे ही दिखता है। अल्टीमेटली अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये भी सेलुलर एंडोस्पर्म के जैसे ही दिखाई दे रहा है। अब कोकोनट मिल्क, या जो नारियल पानी बोलते हैं जिसको, तो कोकोनट मिल्क जो होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो हम उसमें खा भी एंडोस्पर्म रहे हैं और पी भी एंडोस्पर्म रहे हैं, ठीक। हम जो खा रहे हैं कोकोनट में वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो पी रहे हैं कोकोनट में वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज को कि कोकोनट के अंदर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। जो ईटेबल पार्ट है, एडिबल पार्ट है, जो व्हाइट कलर का पार्ट है जिसे हम कोकोनट की क्रीम बोलते हैं, मलाई बोलते हैं, ठीक है, वो है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। और जिसे हम पीते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक। अब थर्ड टाइप का जो एंडोस्पर्म है दैट इज हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हिलोबियल एंडोस्पर्म, या हाउ इट डेवलप्स? तो देख लीजिए सबसे पहले, तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड in the plants of family Hilobiaceae। तो हिलोबिएसी नाम की जो फैमिली है, उस फैमिली में सबसे पहली बार ये वाले एंडोस्पर्म्स देखे गए थे। हिलोबिएसी फैमिली के अंदर ये एंडोस्पर्म्स देखे गए थे, वहां पे फॉर्म होते हुए इनको देखा गया था, इसलिए इस पर्टिकुलर एंडोस्पर्म का नाम है हिलोबियल एंडोस्पर्म। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इसमें किस तरह के डिविजन्स होते हैं, तो हाउ इट इज डिफरेंट, लेट्स सी। तो यहां पे शुरुआत वैसे ही ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? पेन या पेक, पेन या पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना। उसके बाद अब हम यहां पे इसकी पिक्चर देखते हैं डेवलपमेंट की फर्दर आगे। देखिए, लेट्स सपोज दैट दिस इज एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर हमारे पास इस एंड पे है जाइगोट,
और यहाँ पे मेरे पास बना पेन और पैक, ठीक है। एंड अब इसमें अंदर न्यूक्लियस, पेन और ये सेल को पैक बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें होगा पहला एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन। एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन में क्या बनेगा, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एसिमेट्रिक, यह हम बोल सकते हैं अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। इससे क्या बना, इससे बना एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। ठीक है, ये एम्ब्रियो साइक है अपना, और ये अपना जाइगोट जो धीरे 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 डेवलप करेगा इनटू एम्ब्रियो। जो छोटा सेल है वो चलाज़ल एंड की साइड पे बनता है, और जो बड़ा सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड की साइड पे बनता है। अब क्या होगा इसमें कि जो छोटा वाला सेल है वो लिमिटेड डिविजन्स करेगा, और जो बड़ा वाला सेल है वो ज़्यादा डिविजन्स करेगा, ठीक। तो ये नीचे वाला सेल ज़्यादा डिवाइड करेगा, ऊपर वाला सेल कम डिवाइड करेगा। तो स्मॉलर सेल डिवाइड lesser and bigger cell divide more, ज़्यादा डिवाइड करेगा, ठीक। तो अब फाइनली जो इसमें पिक्चर बनेगी वो बताता हूं आपको कैसी बनेगी। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो फाइनली इसमें कुछ इस तरीके की पिक्चर बनेगी, ठीक। हाँ और एक चीज़, एक और चीज़ बताता हूँ। पहले फाइनल एक पिक्चर बना देता हूँ इसकी। तो ये अपना डिवाइड करते करते नीचे वाला सेल जो था, बड़ा वाला सेल, वो डिवाइड किया कई बार, और इस तरीके का एक एंडोस्पर्म टिश्यू बना, ठीक। ऊपर वाले सेल ने लिमिटेड डिविजन्स किए, और ऐसे इस तरीके का एक ऊपर वाले सेल ने डिवाइड करके बनाया, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट होगा, पहला जो डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे सेलुलर डिवीजन हुआ है। तो जो फर्स्ट डेवलपमेंट है, यानी पहला स्टेप है जहाँ पे पेन ने डिवाइड करके 2 सेल बनाए हैं, ये सेलुलर डिवीजन है, ठीक। यहाँ पे सेलुलर डिवीजन हुआ है, यानी कि इधर क्या हुआ, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, दैट इज अगेन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी 2 सेल्स प्रॉपरली यहां बने हैं। इसके बाद जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, इट इज डेवलपमेंट इज द वे एज सीन इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलप करता है, वही वे यहां पे बाद में देखा जाता है। तो पहले सेलुलर डिवीजन हुआ, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और फिर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। जैसे न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म में होता है, वैसे यहां पे डिविजन्स हुए और डेवलपमेंट दिखा, ठीक है। और इसमें अपने एंडोस्पर्म में आपको 2 चैम्बर दिखाई देंगे। एक चैम्बर ऊपर वाला कहलाता है चलाज़ल चैम्बर, और दूसरा चैम्बर नीचे वाला कहलाता है माइक्रोपाइलर चैम्बर। तो किसी भी एंडोस्पर्म में अगर आपको क्या दिख रहे हैं, 2 चैम्बर जैसे दिख रहे हैं, तो वो जो एंडोस्पर्म है दैट इज हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो वो जो एंडोस्पर्म है दैट इज हिलोबियल एंडोस्पर्म। बहुत ध्यान से याद रखो, ठीक। तो इसके डेवलपमेंट में आप क्या देख रहे हैं,
सेलुलर एंडोस्पर्म जैसा भी है शुरुआत में, और बाद में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जैसे ये डेवलप करता है। ठीक, तो बोला जाता है कि इसका जो डेवलपमेंट है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर। ठीक, तो इट्स डेवलपमेंट इज इंटरमीडिएट between cellular and nuclear एंडोस्पर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्लियर? तो इस तरीके से हमने तीनों तरह के अपने एंडोस्पर्म देख लिए और उनको डिवाइड किस बेसिस पे किया कि भाई उसमें डिविजन्स कैसे होते हैं डेवलपमेंट के टाइम में, माइटोसिस किस तरह से हो रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करें सेलुलर एंडोस्पर्म की तो उसमें जो डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, वो प्रॉपर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जहाँ कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देन कम्स योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें जो माइटोसिस होता है दैट इज शुरुआत में इट इज प्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिविजन्स, दैट इज ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, नो साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। देन लेटर स्टेजेस में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस बनेंगे they arrange at the boundary at the periphery of the embryo sac and then starts cytokinesis और बाद में ये भी सेलुलर एंडोस्पर्म के जैसे दिखने लग जाता है। उसके बाद आता है हिलोबियल एंडोस्पर्म जिसको पहली बार हिलोबिएसी नाम की प्लांट फैमिली में देखा गया था। ठीक है, और इसमें शुरुआत होती है सेलुलर डिवीजन से, देन पूरा डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के जैसे। ठीक है, तो इस को बोलते हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं एक सीड की। व्हाट इज अ सीड? ठीक है, आइए, तो व्हाट इज अ सीड? सबसे जनरलाइज्ड डेफिनेशन जो सीड की है वो क्या है कि सीड इज अ fertilized ovule. Seed is a fertilized ovule. कि ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल फीमेल गैमीट फर्टिलाइज कर जाएंगे, तो ओव्यूल के अंदर जाइगोट जब प्रेजेंट हो जाएगा तो उस ओव्यूल को हम बोलने लग जाएंगे सीड। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन जो फ्लॉलेस है वो ये है कि ओव्यूल इन विच एम्ब्रियो इज फाउंड इज कॉल्ड सीड। तो वो ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो बन गया है, ठीक है, जिसके अंदर एम्ब्रियो बन गया है उसे हम बोलते हैं सीड। तो ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। व्हाई इट इज परफेक्ट? बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कि एम्ब्रियो और जाइगोट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो नेचर में कई बार ऐसा देखा गया है कि ओव्यूल के अंदर जाइगोट या एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन भी। ठीक है, वो कहाँ पे क्या है वो हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो डेफिनेशन है कि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, तो इस कंडीशन में तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं लेकिन तभी भी ओव्यूल के अंदर जाइगोट या एम्ब्रियो बन गया। अब क्या उस ओव्यूल को हम सीड नहीं बोलेंगे? तो यस, नाउ इट विल आल्सो बी कॉल्ड एज सीड, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो या जाइगोट डेवलप कर चुका है, बन चुका है। ठीक, तब ये डेफिनेशन सीड की काम नहीं आएगी
लेकिन ये डेफिनेशन सीड की हमेशा काम में आएगी, फ्लॉलेस रहेगी। क्या? कि सीड इज ए ओव्यूल इन विच एम्ब्रियो इज फाउंड। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इसलिए एक जनरलाइज डेफिनेशन सीड के लिए ये भी है कि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्लियर? देन अब अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर टॉपिक में उठा रहा हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर हैं उसमें, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो स्ट्रक्चर किन स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उन्हीं स्ट्रक्चर में क्या कुछ चेंज आता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या वो स्ट्रक्चर वहां पे बने रहते हैं या नहीं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कवरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स दे आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट। और हम जब एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल को पढ़ते हैं तो इट हैज टू इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस that these integument, outer as well as inner integument, they get converted into the seed coat, क्योंकि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड हो जाता है। तो अब जो ओव्यूल की कवरिंग थी इंटेगुमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले, अब वो हो गई कवरिंग ऑफ सीड और उसे हम बोलते हैं सीड कोट। तो जो आउटर इंटेगुमेंट है ये कन्वर्ट होता है आउटर सीड कोट में, ये कन्वर्ट होता है आउटर सीड कोट में, और इसे हम बोलते हैं टेस्टा। इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड कोट। और टेस्टा कैसा होता है? इट इज हार्ड, ये हार्ड एंड रिजिड होता है। ठीक, देन जो इनर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट कन्वर्ट होता है इनर सीड कोट में, जिसे हम बोलते हैं टेगमेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेगमेन, जो कि मेम्ब्रेनस होता है यानी थिन होता है। ठीक, एक झीनी सी जो स्लिट है उसके जैसा होता है। ठीक है, और यही दोनों दीज आर द सीड कोट, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज सीड कोट। क्लियर? तो इंटेगुमेंट्स का क्या फेट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो हमें पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं इंटेगुमेंट के जस्ट अंदर जब हम घुसते हैं तो हमें मिलता है ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस मिलता है। तो न्यूसेलस का क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? क्या न्यूसेलस प्रेजेंट है या किसी चीज में कन्वर्ट हो गया है? तो क्या देखा जाता है कि ज्यादातर सीड्स में, ज्यादातर केसेस में जो न्यूसेलस है वो डीजनरेट कर जाता है। क्यों डीजनरेट करता है? जब अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंडोस्पर्म ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वो एंडोस्पर्म क्या करता है? प्रेशर लगाता है आजू बाजू के सेल्स पे। तो एंडोस्पर्म के आजू बाजू में क्या है? न्यूसेलस के सेल्स हैं, उन पे प्रेशर लगता है तो वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूसेलस डीजनरेट। ठीक है, डीजनरेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कुछ में रह जाता है।
ठीक है, बट इन सम केसेस इट रिमेन्स। ठीक है, कुछ केसेस में ये रहता है डीजनरेट, पूरा नहीं करता, बच जाता है थोड़ा, और अगर वो जब वो बच जाता है तो उस बचे हुए न्यूसेलस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, उस बचे हुए न्यूसेलस को फिर हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ये काली मिर्च वगैरह, ब्लैक पेपर में पेरिस्पर्म दिखता है, ब्लैक पेपर काली मिर्च में ये पेरिस्पर्म दिखता है, दैट इज रिमेन ऑफ न्यूक्लियस, बट इन सम केसेस रिमेन्स एंड देयर it is called and there it is called पेरिस्पर्म। वहां पे उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। काली मिर्च के अंदर ऐसा देखने मिलता है। नाउ इसके बाद फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल क्या होता है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल। तो ये फ्यूनिकल डीजनरेट नहीं करता, फ्यूनिकल रहता है, लेकिन नाउ इट बिकम्स, इट रिमेन्स एंड नाउ इट बिकम्स स्टॉक ऑफ सीड। नाउ इट बिकम्स स्टॉक ऑफ सीड, सीड का स्टॉक बन के रहता है। देन माइक्रोपाइल। सो व्हाट अबाउट माइक्रोपाइल? तो माइक्रोपाइल भी रहता है, और यही माइक्रोपाइल से क्या होगा? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इसी माइक्रोपाइल से रेडिकल बाहर निकल के आता है। ठीक है, इट रिमेन्स एंड हेल्प इन जर्मिनेशन। तो सीड के बारे में मतलब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, ये हमने देख लिया। हालांकि ये सारी चीजें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते समय हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब एक सीड के कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सीड में दो डिवीजन मैंने किए हैं। तो जो आउटर कोट है, जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग नहीं बोलूंगा, कवरिंग बोलूंगा सिर्फ, है ना, कवरिंग है, दैट इज सीड कोट। कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। यूजुअली सीड कोट में दो लेयर्स होती हैं। आउटर इज टेस्टा विच इज हार्ड एंड रिजिड, and the inner one is membranous which is called as tegmen। इसे हम क्या बोलते हैं? टेगमेन बोलते हैं। ठीक, देन आता है कर्नल। कर्नल का मतलब है सीड कोट के अलावा जो भी बचता है वो सब होता है कर्नल। ठीक है, तो व्हाट इज कर्नल? इट इज सीड आफ्टर रिमूविंग, सीड आफ्टर रिमूविंग सीड कोट। सीड में से सीड कोट हटा दो तो जो बचेगा पार्ट, दैट इज कॉल्ड कर्नल। अब इस कर्नल में दो चीजें हो सकती हैं। इस कर्नल के अंदर दो चीजें पाई जा सकती हैं। एक जो हर एक सीड में मिलेगा, दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है, दूसरा होगा एंडोस्पर्म। लेकिन एंडोस्पर्म मैच्योरिटी तक रहेगा कि नहीं रहेगा वो देखना पड़ेगा, सभी में नहीं रहता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म के अब दो फेट होते हैं। तो इन सम सीड्स एंडोस्पर्म persist till seed maturity। ठीक है, कुछ सीड में एंडोस्पर्म मैच्योरिटी तक रहता है
और कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म मैच्योरिटी आते आते कंज्यूम हो जाता है, तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं दिखता है कुछ, ठीक है। तो while in some it is consumed and not seen in a mature seed। तो दो तरीके की सीड होंगी, ठीक है। कुछ सीड में एंडोस्पर्म मैच्योरिटी तक बना रहेगा और कुछ में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीड का जो कंपोजिशन है वो मैंने यहां पे आपको बताया। अब बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में, ठीक है। तो सीड, और हम क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं इसको, बेस्ड ऑन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, टिल मैच्योरिटी। तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म के प्रेजेंस और एब्सेंस पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। इनमें मैच्योरिटी तक एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, इनमें मैच्योरिटी तक एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और कुछ सीड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है, ठीक है। इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है। यूजुअली ये सीड्स होती हैं आपकी सीरियल्स, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड्स में आपकी आती हैं पी, बीन, ग्राम, सनफ्लावर। तो इस तरीके के सीड्स इसमें आएंगे। और भी जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए होंगे आप उसको भी देख करके याद करिएगा। तो सीड के बारे में अपन इतना ही पढ़ेंगे। देन कम्स फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं? तो फ्रूट्स के लिए भी हम ऐसे ही दो तीन डेफिनेशन जैसे सीड के लिए देखी थी वही वैसे ही देखेंगे। तो फ्रूट के लिए जो जनरलाइज डेफिनेशन है दैट इज इट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक। लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाता है, तब ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो उस केस में हम एक फ्लॉलेस डेफिनेशन अगर चाहते हैं फ्रूट की तो क्या होनी चाहिए? तो इट इज फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, ठीक है। फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, एक राइपेंड ओवरी होती है फ्रूट, ठीक। तो एक ओवरी है, अगर आप इसको देखोगे तो ये ग्रीन कलर की होती है। देन इसमें फैट्स वगैरह के डिपोजिशन होते हैं, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे यानी पॉलीसेक्राइड्स वगैरह, ठीक है। और पेक्टिन डिपोजिशन की वजह से ये हार्ड होती है, ठीक है। तो ओवरी ऐसी होती है। देन इथाइलिन के एक्शन से क्या होता है, ये ग्रीन कलर पिगमेंट जो क्लोरोफिल वगैरह है ये ब्रेक डाउन होते हैं और ये ओवरी जो है वो नॉन ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है।
फिर यहां पे फैट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है और ये कन्वर्ट होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं शुगर्स। सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं। और फिर ये जो पेक्टिन है, ये एक एंजाइम है कॉल्ड पेक्टिनेज। पेक्टिनेज इसको डिग्रेड करता है और सॉफ्ट कर देता है ओवरी को। ओवरी हो जाती है सॉफ्ट, ओवरी के अंदर जो सेल्स हैं वो हो जाते हैं सॉफ्ट या पल्पी, जिससे पल्प बनता है। ठीक है, सॉफ्ट या पल्पी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कब होंगी, ये ओवरी में चेंज कब आएगा, जब वो ओवरी राइप हो रही होगी। और ये चेंजेस अगर ओवरी में आ गए, यानी वो ओवरी हो गई नॉन ग्रीन, सिंपल शुगर्स की वजह से मीठी और पेक्टिनेज की एक्टिविटी की वजह से सॉफ्ट एंड पल्पी, तब वही ओवरी बन जाती है क्या, फ्रूट। ठीक है, और इसी को बोलते हैं राइपनिंग ऑफ ओवरी। तो ये ओवरी राइप हो चुकी है और अब हम इसे बोलते हैं फ्रूट। ठीक, इन इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए, कुछ में फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है। तो कुछ ओवरीज में ये इवेंट कब ट्रिगर होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ट्रिगर होगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे हम बिना फर्टिलाइजेशन के भी ये इवेंट्स होते देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब जो फ्रूट्स होंगे वो दो टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होंगे, फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम ओवरी। वो फ्रूट जो ओवरी से ही डेवलप करें वो होते हैं ट्रू फ्रूट। देन फॉल्स फ्रूट। व्हाट आर फॉल्स फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट आर दोस which do not develop from ovary, जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं वो होते हैं आपके फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस वो जो फ्लावर का रिसेप्टेकल वाला पार्ट होता है ना, जो स्वलन पार्ट जिसके ऊपर ये फ्लोरल लीव्स आए होते हैं। ठीक है, तो एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट, इट डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस। ठीक, इट डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस, ये थैलेमस से डेवलप करता है। क्लियर। तो ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट याद रखें, एग्जांपल एप्पल। देन कम्स योर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये वो फ्रूट्स हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट्स डेवलप कर जाएं। ठीक है, सो पार्थिनोकार्पी क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं पार्थिनोकार्पी इट इज a process of fruit formation without fertilization। तो फर्टिलाइजेशन के बिना अगर फ्रूट फॉर्मेशन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। उस मैकेनिज्म को बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या सीड बना होगा, नहीं बना होगा। तो इस तरीके का फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट। इस तरीके के फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट। ठीक है, तो व्हाट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट विच डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट विच डेवलप without fertilization, so basically they will be seedless। ये seedless fruits होंगे। तो नेचर में कई सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स,
जो नेचर में भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, पार्थेनोकार्पिक हैं, सीडलेस हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे जो कॉमन हमें दिखते हैं? बनाना फ्रूट आपने खाया होगा, उसमें एक भी सीड नहीं होता है। देन इज ग्रेप वाइन, वो वाला ग्रेप की वैरायटी जिससे वाइन्स बनती हैं, ग्रेप वाइन। ठीक, ये नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। देन आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, जहां पे मतलब ह्यूमन अपने आप से पार्थेनोकार्पी डेवलप करवा रहा है। ठीक, तो ये कैसे होता है समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है, कई बार आपको पता होगा जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो जो पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा उसे कैसे पहचानती है? स्टिग्मा के पास कुछ आंख वाँख तो होती नहीं है, तो स्टिग्मा उसे कैसे पहचानती है कि उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं? तो बहुत सारे केमिकल इंटरैक्ट करते हैं जो पॉलन ग्रेन अपने सरफेस पे लगा के लाया होता है। वो केमिकल जब स्टिग्मा के सरफेस पे, जब पॉलन ग्रेन आता है तो वो केमिकल स्टिग्मा के सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, और उन केमिकल्स का स्टिग्मा में पहले से प्रेजेंट कुछ केमिकल के साथ रिएक्शन होता है, इंटरैक्शन होता है। ठीक, और अगर ये केमिकल्स स्टिग्मा पहचान जाती है तो पूरे के पूरे स्टिग्मा को पता चल गया है कि पॉलन ग्रेन आ चुका है, और इस बात की खबर सेल टू सेल ट्रांसफर हो जाती है, ओवरी, ओवरी से ओव्यूल, ओव्यूल से एम्ब्रियोसाइक, हर जगह तक। ठीक है, कि भाई आ चुका है पॉलन ग्रेन। ठीक, अब इसके बाद अब यहां पे दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर जो ये मैसेज मिलते ही कि पॉलन ग्रेन आ चुका है और पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक अपनी ही प्रजाति का एक सक्सेसफुल एक्टिव पॉलन ग्रेन आ चुका है, और अब यहां पे फर्टिलाइजेशन कुछ देर में होने वाला है। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होंगे जो ये मैसेज मिलते ही जिनकी ओवरी राइप होना स्टार्ट कर देगी और फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जबकि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें तब तक ओवरी राइपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करती है जब तक कि वहां पे क्या ना हो, जब तक कि फर्टिलाइजेशन हो ना जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस, इस वाले कंडीशंस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे अब पहले वाले कंडीशन की। पहले वाले कंडीशन की मतलब कि वो वाले फ्लावर्स जिनको ये मैसेज मिल जाए कि हाँ पॉलन ग्रेन आ चुका है, तो उनकी ओवरी फ्रूट बनने लग जाएगी। ठीक है, तो अगर उन फ्लावर्स में ये मैसेज पहुंचा दिया जाए, बिना पॉलन ग्रेन के ये मैसेज पहुंचा दिया जाए, क्योंकि पॉलन ग्रेन भी ये मैसेज कैसे देता है? केमिकल्स जो अपने ऊपर लेके आया होता है, जब वो केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं तो पहचाना जाता है कि हाँ पॉलन ग्रेन आ गया है। तो हम क्या करें कि वो केमिकल्स आर्टिफिशियली डाल दें स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन के ऊपर होते हैं, तो ये मैसेज मिल जाएगा कि हाँ भाई पॉलन ग्रेन आ चुका है, तो चलो अब ओवरी डेवलप करना स्टार्ट कर देगी और फ्रूट बन जाएगा। क्या पॉलन ग्रेन आया था? नहीं आया। क्या जर्मिनेशन हुआ पॉलन ग्रेन का? नहीं हुआ। क्या फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ, लेकिन ओवरी फ्रूट बनना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो उस तरीके के प्लांट्स में, उस तरीके के फ्लावर्स में हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग दोज केमिकल्स विच ट्रिगर द राइपनिंग ऑफ ओवरी। और ये केमिकल ज्यादातर क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स, गिब्रेलिन्स, ये हार्मोन्स जो पॉलन ग्रेन के ऊपर टैपेटम लगा के भेजता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी की जा सकती है बाय स्प्रेइंग ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के स्प्रे से, यूजुअली ऑक्सिन्स एंड गिब्रेलिन्स या गिब्रेलिक एसिड के स्प्रे से हम ये कर सकते हैं, और बनाए भी गए हैं। ठीक है, नेवल ऑरेंज नाम की एक ऑरेंज की वैरायटी है जो कि सीडलेस है। ठीक,
क्लियर। अब ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इन डायग्राम को आप देखें। इसमें से कई सारे डायग्राम तो हम लोग ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में क्लियर कर चुके हैं। ये डायग्राम है, वो डायग्राम, इस तरीके के डायग्राम्स हम कर चुके हैं। इन डायग्राम्स को आप देखें तो यहाँ पे एप्पल बनाया है। एप्पल में देख रहे हैं जो खाने वाला पार्ट है ये क्या है, ये है थैलेमस, यानी एडिबल पार्ट इसका थैलेमस है, क्योंकि ये थैलेमस से ही डेवलप करता है। फिर ये आपका है अगेन जो ये आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये भी आपका फॉल्स फ्रूट है। इसको भी आप देखें, इसमें भी जो है वो थैलेमस ही डेवलप करा है इनटू फ्रूट। ठीक, तो आप इन फिगर को एनसीईआरटी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। डायरेक्टली ये फिगर भी आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं कई बार। ठीक, चलिए, तो अब आज का लेक्चर मैं खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 क्वेश्चंस दे जाता हूं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर फाइंड आउट करें। पहला, इज पार्थेनोकार्पी कॉमर्शियली हेल्पफुल? क्या कॉमर्शियली हेल्पफुल होती है पार्थेनोकार्पी? आंसर फाइंड आउट करके बताइएगा। दूसरा, इज पार्थेनोकार्पी हेल्पफुल फॉर व्हाट? फॉर पोमेग्रेनेट प्रोडक्शन? अनार के प्रोडक्शन के लिए क्या इसे हम यूज कर सकते हैं? देन आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर प्लांट्स। अपने लिए मत बता देना, है ना। प्लांट्स के लिए फ्रूट और सीड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताइए। 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करिएगा। अगले लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर देखने के लिए, और इसे अच्छे से देखो। एनसीईआरटी जरूर रीड करो इसके लिए, लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी से ही यहाँ इस सेगमेंट से क्वेश्चन जो आता है वो प्योरली एनसीईआरटी से आता है, 1 भी % इधर उधर से आने के चांस नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।